आज से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स नेपाल में बैन रहेंगे। सब कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हमारी आवाज। दोस्तों, नेपाल की चर्चा देखते हुए नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में युवाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले से शुरू हुआ था, लेकिन यह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और खराब शासन के खिलाफ युवाओं के गहरे असंतोष दर्शाता है। युवाओं के विरोध के मुख्य कारण हैं जो उठाए गए सवाल हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रदर्शनकारियों ने इसे विरोध की आवाज़ को दबाने का प्रयास माना, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया। नंबर 2, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। युवाओं ने सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। वे सरकारी अधिकारियों और उनके बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली को लेकर नाराज़ हुए थे, जबकि अधिकांश लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नंबर 4, बेरोजगारी और आर्थिक समानता। इसके चलते युवाओं में बेरोजगारी की उच्च दर। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 15 से 24 साल के युवाओं में 20.8% और आर्थिक अवसरों की कमी से गहरा असंतोष था। कई युवा के लिए विदेश जाने पर मजबूर थे जो रोज़गार पाने के लिए, जिससे उनकी निराशा और भी बढ़ गई। नंबर 5, खराब शासन और विरोध प्रदर्शन राजनीतिक संस्थाओं की कमजोरी और खराब शासन के प्रति निराशा का भी परिणाम थे, जो युवा पीढ़ी एक नई नेतृत्व की मांग कर रही थी जो अतीत के बोझ से मुक्त हो। सिर्फ हड़पे और सरकार का रुख है, जिसकी शुरुआत में शांतिपूर्ण माने गए ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन सहित कई सरकारी इमारतों और राजनेताओं के घरों में आग लगा दी। फिलहाल ये दोस्तों अच्छा किया, पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जिससे जनता पर आक्रोश और बढ़ गया। इसके चलते प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना पड़े। बढ़ते विरोध प्रदर्शनकारियों और हिंसा के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बावजूद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नियुक्त किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और युवाओं की मांगों को पूरा करने का वादा किया। नेपाल में सोमवार को काठमांडू और कई बड़े शहरों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। इसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह विरोध जेएनजेड यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए नौजवानों ने शुरू किया और युवा भ्रष्टाचार और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म बैन करने की वजह से नाराज युवाओं ने किया। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बैन क्यों लगाया? चाइनीज ऐप, टिकटॉक, इससे कैसे बचें? नेताओं के बच्चों की आलीशान ज़िंदगी से नाराज़गी कैसे बढ़े? ज़रूरी सवाल मानेंगे तो ये जवाब हैं। नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें जेएनजेड आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो खासकर युवा 18 से 25 साल के बीच उस पीढ़ी की है जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। ये युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पले बड़े हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से जब सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी उन्हीं युवाओं में दिखी। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएँ स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर उन्होंने खुद बैनर, पोस्टर बनाए, नारे लगाए और बिना किसी राजनीतिक पार्टी के जुड़ाव के विरोध जताया। यही वजह है कि किसी दलीय संगठन का आंदोलन ना मानकर नई पीढ़ी की बगावत कहा जा रहा है, जिसे जेड अपराइजिंग या जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है।
नेपाल सरकार का कहना है कि फर्जी अकाउंट से अफवाहें और नफरत फैल रही हैं। इससे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इसके लिए सरकार ने कंपनियों से कहा कि वे नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएं, स्थानीय प्रतिनिधि और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें और कंटेंट मॉडरेशन में जवाबदेह बने। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म को 7 दिन यानी 3 सितंबर तक का वक्त दिया था। जब फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसी कंपनियों का तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना, कानूनी नोटिसों का जवाब देना और सरकार के साथ यूजर डेटा का शेयर करना जरूरी कर दिया गया है। कंपनियों की डेटा प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में ये शर्त बहुत सख्त लग रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत या यूरोप के जैसे कई बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती हैं क्योंकि वहां यूजर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेपाल का यूजर बेस बहुत छोटा है, इसलिए कंपनियां को यह बेहद खर्चीला लगा। अगर कंपनियां नेपाल सरकार की यह शर्त मान लेती है तो उन पर अन्य छोटे देशों में भी इन नियमों का पालन करने का जवाब देना पड़ता है, जो काफ़ी खर्चीला है। यही वजह रही थी कि पश्चिमी कंपनियों ने नेपाल सरकार की शर्त नहीं मानी और तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिससे नेपाल में पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की ऐश व आराम की भरी जिंदगी के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। इस ट्रेंड को नेपाल में नेपो किड, नेपो बेबी यानी ताकतवर लोगों के बच्चे कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और पुष्पकमल दहल प्रचंड के परिवार खास तौर पर निशाने पर रहे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसे कई वीडियो से तस्वीरें शेयर किए गए जिनमें उनके बच्चों को महंगी कारों, विदेशी शिक्षा और ब्रांडेड कपड़ों के साथ दिखाया गया। इन तस्वीरों और वीडियो ने युवाओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। नेपाल के प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $13,100 सालाना है। युवाओं की बढ़ती नाराज़गी देख सरकार ने सोचा कि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो माहौल और बिगड़ सकता है। इसी दबाव में सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन के भीतर नेपाल में रजिस्टर कराने का आदेश जारी कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक में सरकार के नोटिस के तुरंत बाद नेपाल दूरसंचार यानी NTA के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। इसी वजह से टिकटॉक ब्लॉक होने से बच गया। टिकटॉक के अलावा बीटॉप, वाइबर जैसे प्लेटफार्म भी बंद होने से बच गए और अमेरिका के सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सारे बंद कर दिए गए।